नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मनेरा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपके सीटी का एग्ज़ाम में बस 2 से 3 दिन बचे हैं, तो उसके लिए मैं आपको 3 क्लासेस दूंगा। आज दूंगा रीजनिंग की, कल मिलेगी आपको मैथमेटिक्स की और परसों दोनों की मिक्स मिलेगी। ये 3 क्लास आपको बहुत अच्छे से देख के जानी। अगर आपने अभी तक ना तो रीजनिंग पढ़ी है बिल्कुल, ना मैथमेटिक्स को हाथ लगाए, तो एटलीस्ट ये 3 दिन के जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन 3 दिन के क्वेश्चन से समझ लो आपका पेपर 90% प्लस बैठने वाला है। या पेपर दे के आओगे उसके बाद पता चलेगा। तो एक बार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम की वैसे भी बहुत कमी है। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा जो जो मतलब रीजनिंग है वो वही क्वेश्चन करूंगा जो भी एग्जाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़े बहुत बचेंगे वो कल की परसों की क्लास में जब मिक्स क्लास लूंगा तब और आएंगे। तो आज जितने हो सकते हैं अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। आज कितने कवर हो सकते हैं तो वन बाय वन में अच्छा मेरा एक काम रहेगा, सीधा सिखाना भी रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आया क्वेश्चन सोल्व करके चला गया। मैं उसके पीछे के जो बेसिक पॉइंट है, हो सकता है कोई बच्चा पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है, उसने सोचा इस क्लास से मेरा कुछ काम हो जाए, तो उनके लिए भी ये क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया किसी निश्चित कोड भाषा में। इंडिया माई कंट्री का अर्थ है ये, सेम इज माई फ्रेंड का ये है माई, ठीक है, एक्स वाई जेड। इस तरह से आपको कोड में क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको पूछता है कि कंट्री का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, जिसका भी कोड पूछा गया हो। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में इंडिया इज माई कंट्री, इनके देखो 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं। फिर वापिस सेम इज माई फ्रेंड 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं। फिर वापिस इस तरह से इसके माई कंट्री का 1 और 2, यानी कि जितने वर्ड है उतने नंबर सामने हैं। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 1 2 3 4, इन चारों का कोड इन चारों में ही है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सीक्वेंस में है या नहीं है, ये हमें नहीं पता होता है। हो सकता है इंडिया का कोड 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7, पर ये कंफर्म है कि इन चारों में है। तो मुझे कंट्री चाहिए, इसमें से कंट्री का कोड क्या होगा, तो कंट्री को ढूंढो बस। सिंपल सा इसका तरीका क्या होता है, जो जितनी बार है उसको उतनी बार ढूंढो बस। क्लियर है। अब देखो मैं सबसे पहले कंट्री को ढूंढूंगा। किसको ढूंढूंगा बच्चों? कंट्री को ढूंढूंगा। कंट्री कितनी बार है, तो देखो कंट्री एक तो यहाँ पे मिला मुझे, ठीक है, इस जगह है कंट्री, तो जहाँ जहाँ कंट्री है उसको काट दो। एक कंट्री मेरा यहाँ रहा, दूसरा कंट्री देखो यहाँ से देखा मैंने यहाँ रहा, 2 कंट्री है। तो 2 कंट्री, इसका मतलब इसका जो ये कोड है इनमें और इसका जो कोड है इसमें, ऐसा कौन है जो इन दोनों में कॉमन है? तो आप बोलोगे सर इसमें 7 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब इसका 7 भी हो सकता है, 3 भी, आप बोलोगे नहीं। सुनना अब ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, 7 और 3 इसमें है तो वो वापिस किसी और में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम इज माय फ्रेंड में कहीं कंट्री नहीं आ रहा है, तो इसमें भी वो कोड नहीं आ सकता कंट्री का। तो इसका मतलब 7 और 3 में से हम इसमें देखेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं होगा, तो 7 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब ये जो 3 कोड था ना, उसका होगा जो 3 बार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माय इसमें भी है, माय इसमें भी है और माय, इसका मतलब माय के लिए क्या कोड होगा? 3। अगर माय का पूछता तो 3 होगा, कंट्री का क्या होगा? सी होगा। तो इस पैटर्न के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि जो जितनी बार आएगा बस उसका कोड उतनी बार ही होगा। एक बार तो एक बार, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार बच्चों। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा कंट्री का कोड क्या होगा? 7 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से एग्जाम में इसको हैंडल करना है। इस क्वेश्चन को बस आपको इतना सा देखना है कि जो जितनी बार उतनी बार ढूंढना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो अभी तक काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। देखो आपको अभी 12th के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी ये कोडेड वाला ब्लड रिलेशन आए, नहीं R+S का अर्थ है R इसकी बेटी है, R इसका पति, XYZ, कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन आएगा 12th में, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सा करना क्या है, ध्यान से देखना। अब ये बोल रहा है कि अगर ये दे रखा होगा, आपको ये याद नहीं करना, दे रखा होगा यदि t इंटू एक्स जेड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये हमें बताना है। किस में? अब देखो ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले t और z। तो पहले हम t और z में रिश्ता पता करेंगे। सब में t z ही है। सबसे अच्छी बात क्या है, हर ऑप्शन में t और z के बीच में ही रिलेशन पता करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करके बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन में सीधा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आना है। हमेशा यहाँ से, इधर जो भी होगा राइट हैंड साइड, वहाँ से लेकर इस तरफ आना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। टी और जेड जो भी यहाँ लिखे होते हैं, टी जेड है तो टी जेड ढूंढ लिए, जेड से हमें कहाँ तक आना है, टी तक आना है। बस ये रिश्ते बोलते हुए आना है। प्लस का मतलब क्या मुंह से निकलेगा, यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, बेटी। तो इसके मुंह से यहाँ पे इस वी के लिए निकलेगा कि ये वी इसकी बेटी है। वी इसकी कौन है, बेटी है। क्लियर मेरी बात? तो जेड अपने मुंह से क्या बोला कि वी इसकी बेटी है। अब इसकी बेटी आगे वाले को क्या बोल रही है, इनटू के लिए देखो भाई, तो इसकी बेटी आगे वाले को बोल रही है भाई। इसने बेटी ने इसको बोला भाई कि ये मेरा भाई है। तो आप मुझे बताओ, आप इसने तो बोला भाई है,
इसने अपने मुंह से क्या बोला भाई। अब आपकी बेटी किसी को भाई कह रही है तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए। आपकी बेटी ने बोला ये मेरा भाई है, इसने बोला ये मेरा भाई है। अब आपकी बेटी, आप सोचो आपकी एक बेटी है, आपकी या जेड की अपने आप को मान लो ज़्यादा अच्छा रिलेशन के लिए, या तो जेड को अपने आप को मान लो या इसके लिए बोलो, यानी इसकी बेटी है। अब उसकी बेटी किसी को भाई बोल रही है आगे टी को, तो इसके लिए क्या रिश्ता हुआ, उसका बेटा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इसकी बेटी किसी को, आपकी बेटी किसी को भाई बोलती तो क्या होता, आपका बेटा होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब टी जो है वो जेड का क्या है, बेटा है। टी जो है वो जेड का बेटा है। अगर ऐसी लाइन लिखी होगी कि टी इज अ सन ऑफ जेड, देखो टी इसका हिंदी क्या होगी, जेड का बेटा है। बताओ सही बात है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं होता इसमें, आराम से देखना मैंने क्या बोला है, सिंपल सा। इसने जो बोले फिर अगला, ये अगला इसको क्या बोले, आपको बस इसको बोलते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको परसों तरसों के एग्जाम्स में मिलने वाले, 22, 23, 24 के एग्जाम में। तो इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। वीडियो रिपीट करना हो तो कर लेना, बट मैं आपको इतने बोल दूं 3 दिन के जो वीडियोस मैं आपको दूंगा, ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल देने हैं बच्चों। देखो अब ये देखना, यहाँ पे लिखा है प्रेस्टीज, इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं। इसमें बोला जाता है, पढ़ लेते एक बार ऊपर, उस सही विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बेटा अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर। अब डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, आप सभी लोगों ने डिक्शनरी देखी होगी, इंग्लिश की डिक्शनरी सबने देखी होगी, या हो सकता है बहुत जनों नहीं देखी, क्योंकि गूगल देवता आ गए हैं तो उन पे ही मिल जाता है अपने को वर्ड। तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें ऑक्सफोर्ड या किसी भी डिक्शनरी को देखने की, क्योंकि आजकल गूगल पर डालते हो जल्दी काम हो जाता है, टाइम बचता है, सेविंग होता है। तो एक टाइम था जब इस डिक्शनरी को देखना पड़ता था। अब डिक्शनरी कैसे होती है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली होती है। सबसे पहले ए नाम वाले शब्द जितने भी है आपके डिक्शनरी वो सब होंगे, बी नाम वाले, सी नाम वाले, फिर डी नाम वाले। अब 1 सेकेंड ना बच्चा, 1 मिनट, ये शायद थोड़ा सा वो हो रहा है, कहाँ गया रिमोट, जूम हो रहा है ना। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऑटो पे है आई थिंक। 1 सेकेंड ना बच्चा, मैं इसको सही कर देता हूँ जिससे आपके ये प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब परफेक्ट है, ठीक है। देखो बच्चों, तो यहाँ देखना, अब मुझे क्या करना, डिक्शनरी ऑर्डर के जमाने का सबसे बड़ा तरीका होता है आप ऑप्शंस को पकड़ो। ठीक है, हमेशा क्या करो, ऑप्शंस को पकड़ो। ऑप्शंस में पकड़ना और ये देखना, देखो सबसे पहले नंबर पे 4, 5 जो रिपीट है उसको मत देखो, 4, 5 फिर 5, 4, यानी कि 2 मिले, 4 और 5। आप सिर्फ 4 और 5 को पकड़ो और आप देखो 4 और 5 में से छोटा कौन है। सबको मत देखो, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने बोले, आप सिंपल से क्या करोगे, ऑप्शन में जाओगे, जो भी फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए उनमें से जो अलग अलग है उन सबको ले लोगे। जैसे 4, 5 रिपीट आया, मैं रुक गया। ठीक है, अब सिर्फ 4, 5 में देखो छोटा कौन है, और छोटा कैसे देखना, फर्स्ट लेटर से देखना, पर दोनों के पी है, नहीं कह पाओगे छोटा कौन है पी से, आर से नहीं कह पाओगे, ई से नहीं कह पाओगे। यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ABCD की फॉर्म में एम आता है, तो इसका मतलब 5वें नंबर वाला सबसे पहले नंबर पे होगा। इसका मतलब यानी जिस ऑप्शन के स्टार्टिंग में 5 आ रहा है वो तो रहेंगे जिंदा, और जिनके 5 नहीं आ रहे वो उड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों में 5-5 आ रहे थे इसलिए जिंदा। अब अगला देखा 3 और 4, 3 और 4 को मुझे चेक करना है, यानी इस तीसरे और चौथे में मुझे चेक करना है छोटा कौन है, वो आना चाहिए दूसरे प्लेस पे ऑप्शन में। तो देखते हैं, पी इसमें भी नहीं कह पाए, आर नहीं कह पाए, ई नहीं कह पाए। अब देखो एस और यहाँ पे पी, छोटा कौन है, तो बोलोगे पी, यानी कि 4 नंबर जिसके सेकंड प्लेस पे आ रहा होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी डिक्शनरी ऑर्डर करने के लिए ऑप्शन से करो, पहली लाइन देख लो, कौन किस में कंपैरिजन करना, जो सबसे छोटा होगा वो होगा। अच्छा चलो मैं ठीक है, अभी तो मेरा आंसर आ गया, पर हो सकता है किसी बच्चे को नहीं देखने आता हो, तो उसको लिए मैं अगर सॉल्यूशन बताता हूँ। इसको एग्जैक्टली आगे तीसरा नंबर निकालना होता तो क्या करते हैं, है ना, तीसरा नंबर ये है या नहीं है। देखो तो मेरा पहला नंबर मिल गया, मुझे दूसरा नहीं, सॉरी कौन सा नंबर, कौन सा था, ये था एस और पी, नहीं दूसरा नंबर ये नहीं, 4 नंबर वाला, तो दूसरा नंबर हमारा ये था। अब मुझे तीसरे नंबर पे इन तीनों में से कोई ना कोई एक तीसरा नंबर पूरा करके दिखा रहा हूं मैं आपको, इन तीनों में से कोई ना कोई तीसरा नंबर, यानी पी आर, दोनों तीनों में पी आर तो है, तो मैंने पी आर से तो मैं नहीं कह सकता हूं कौन छोटा है, क्योंकि तीनों में सेम है। अब इनमें छोटा कौन, देखो इसमें आ रहा है ई, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है ई, इसका मतलब ये श्योर हो गया ये तो 5वें नंबर पे जाने वाला है, यानी 2 नंबर तो लास्ट में आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों छोटे तो ये सबसे बड़े ही हुआ। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो ई से नहीं कह सकता,
फिर एस से नहीं कह सकता। देन सी और टी में छोटा कौन है? सी। तो ये वाला जो होगा आपका तीसरे नंबर पे होगा, और ये वाला जो होगा आपके चौथे नंबर पे होगा, और ये वाला आपका पांचवें नंबर। देखो आप पूरा है कि नहीं है, पांचवें नंबर वाला है कि नहीं है सबसे पहले, फिर चौथे नंबर वाला दूसरा था, फिर देखो तीसरा कौन है हमारा, ये तीसरे नंबर वाला तीसरा था, फिर पहला नंबर वाला चौथा था, और इस तरह से आपको करना। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पूरा सोल्व इसलिए किया, किसी बच्चे को मान लो डिक्शनरी नहीं देखने आती है तो पूरा प्रॉपर देखे, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आए तो इसको रिपीट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे से पढ़ लेना बेटा, कह रहा हूँ आपने अगर अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है या मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आपके 3 दिन आपका सीईटी में समझ लो अच्छा स्कोर दिलाने वाले हैं ये 3 वीडियोज़। नेक्स्ट देखना बच्चों, ट्राई करो इसको एक बार, आपने पढ़ा हो तो फटाफट से। देखो यहाँ पे आपके क्या आएगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स आपको दे रखे हैं, यानी कथन और निष्कर्ष। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कथन और निष्कर्ष जब भी देना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनाना है। पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन सॉल्व करना है। डायग्राम हमेशा देखो, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हो तो मैं फास्ट एक रिवीजन कराता हूँ जो मैं हमेशा बता देता हूँ आपको फटाफट से। ऑल यानी सभी, हमेशा 4 डायग्राम के अलावा 5वां डायग्राम नहीं बनेगा। कुछ वर्ड आए, बस ये जिसने नहीं पढ़ा अभी तक, ये बस ये 4 डायग्राम अपने दिमाग में फिक्स कर ले, वो 100% ये क्वेश्चन सही करके आएगा। कुछ वर्ड आए तब ये डायग्राम बनाना है, और खाली 4 शब्दों को दिमाग में डालना। और तीसरा है नो, यानी कि कोई नहीं वर्ड आए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, दोनों को दूर दूर, और क्रॉस भी लगाना है। ये क्रॉस लगाना ज़रूरी है, इन दोनों में मना है, और साथ में बता रखा है इन दोनों को, बताया कि इन दोनों को मना है डायग्राम को। बहुत सारे डायग्राम होंगे ना उसमें से। फिर एक होता है सम नोट, यानी कि कुछ नहीं। वैसे अगर बात करूं 12th लेवल की तो सम नोट आने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। वो तीनों डायग्राम भी अगर आप याद रख लेते हो तो मोर देन इनफ होगा 12th वाले बेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये सम नोट, ग्रेजुएशन और इसमें थोड़ा सा यही फर्क आता है, ग्रेजुएशन में ये भी आता है, 12th में ये कम पूछता है। इन तीनों पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th वाले में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इतना कोई खास तो है नहीं, कुछ नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ ए बी नहीं है, तो ये पूरे अगर ए है उसमें से कुछ ए को ही मना किया कि तुम ए बी नहीं हो, तो ये बी के पूरे पार्ट को मना है। पर यहाँ पे लिखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला कोई ए बी नहीं है, ये पूरा ए का पार्ट था, उसमें से कोई भी ए बी नहीं, यानी ए और बी बिल्कुल दूर दूर रहेंगे, कोई भी इसका पार्ट टच नहीं करेगा। तो ये इनका डिफरेंस है बच्चों इन दोनों में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये हमारे 4 डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दिमाग में है तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका दे देता हूँ इस 12th लेवल के एग्जाम को अभी के लिए पास करने के लिए। देखो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर यहाँ पे मैं हर नहीं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो एक बार याद रखना। आपको एग्जाम में जाना, सीधा इनका देखना, इनका डायग्राम क्या था, यहाँ पे वर्ड देखना, आगे क्या लिखे हुए फर्क नहीं पड़ता है। सभी लिखा हुआ है ना, तो सभी का डायग्राम मैंने क्या बोला, और सभी के पास में जो भी होगा उसका डायग्राम पहले बनेगा अंदर। सभी नीले सफेद हैं, सभी ब्लू क्या है, वाइट हैं, तो ये मेरे सभी का डायग्राम। फिर वापिस मैंने देखा कुछ सफेद ग्रे हैं, कुछ सफेद क्या है बच्चों, ग्रे हैं, तो ये कुछ का डायग्राम देखो, सफेद के साथ कुछ का, इसको टच मत कराना, बस इसके साथ कुछ का बन गया। इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है। जैसे डायग्राम बन जाए, अब जैसे आपके कंक्लूजन आए तो यहां से देखो स्टेटमेंट के डायग्राम तो हाथ से ड्रॉ करने हैं, और ये वाले जो कंक्लूजन है इसके भी डायग्राम बनाने, मेरी बात समझना, इसके भी डायग्राम बनाने हैं। क्लियर है? पर डायग्राम सिर्फ दिमाग में बनाने हैं, माइंड में बनाने हैं। जो डायग्राम आप सोचोगे वो अगर यहाँ पे प्रेजेंस होगा तो आपको राइट कर देना है। अभी इस 12 के लिए इतना सा याद रखो, और कुछ याद मत रखना। यहाँ पे जो पढ़ो और जिसका डायग्राम जैसा होता है वैसा सोचते हो, वो डायग्राम अगर आपको कॉपी मिल जाए तो बस राइट करना है, बाकी रॉन्ग कर देना। आपका एग्जाम में नंबर 12th वाले में नहीं कटेगा। आप ट्राई करके देखोगे तब समझ में आएगा एग्जाम में। जैसे मेरे सभी वर्ड आया तो बताओ, सभी का डायग्राम, मैं आपके दिमाग का डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आप दिमाग में सोचोगे सभी ग्रे सफेद हैं। आपके दिमाग में कुछ सभी का डायग्राम ऐसा बना होगा, ग्रे अंदर सफेद बाहर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे ये का ये डायग्राम डिट्टो कॉपी चेक करना है, ग्रे अंदर है क्या, उसके ऊपर सफेद पूरे पे है क्या, ये डायग्राम आपको वहां पे कॉपी पेस्ट दिखा क्या, नहीं, तो मतलब ये गलत है। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है।
ठीक है। दूसरा देखा वापिस सभी आया, सभी ग्रे नीले हैं, तो मैंने सभी ग्रे को ले लिया और सभी ग्रे के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, नीले होना चाहिए। सेम डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? जो ये दोनों डायग्राम आपके दिमाग के मैंने बनाए, ये आपने दिमाग में सोचोगे। अब ऐसा डायग्राम ये भी दिखा कि आपको नहीं दिखा, तो दोनों रॉन्ग करके आ जाना है कि दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बोथ द कंक्लूजन फॉलोज हो गया, ओनली टू, नीदर कंक्लूजन वन नो टू फॉलो, यानी न तो पहला निष्कर्ष सही है न दूसरा निष्कर्ष सही है। ये आपको क्या करना होगा बच्चों? टिक करना होगा। चलें आगे। आगे क्या बोल रहा है देखो। अच्छा मैं इसमें एक दो और पूछ सकता हूं जिससे आपका अच्छे से समझ में आ जाए पूरा। मान लो मैं पूछता कोई नीला ग्रे नहीं है, कोई नीला ग्रे नहीं है, ये आपका एक कंक्लूजन और होता, मान लो 2 मिनट के लिए। तो देखो मैंने क्या बोला, जब भी आप कुछ भी लाइन पढ़ोगे आपको तो बनाना है डायग्राम। इसका तो डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका डायग्राम मन में। इसका डायग्राम कैसा बनता? तुम क्या बनाते? नीला ऐसे बनाते, क्योंकि कोई नहीं मतलब दूर दूर, नीला और ग्रे दूर दूर बनाते दिमाग में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और मैंने क्या बोला, दोनों के ऊपर क्रॉस भी चाहिए, दोनों के ऊपर क्या चाहिए? क्रॉस भी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि नो का डायग्राम दूर दूर तो बनता है पर क्रॉस के साथ बनता है, उनके ऊपर क्रॉस लगाना जरूरी है, उनको दिखाना जरूरी है तुम दोनों को लड़ाई है। अब ये का ये डिट्टो डायग्राम मतलब नीला और ग्रे तो दूर दूर चाहिए हमें, नीला और ग्रे तो डायग्राम दूर दूर चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर क्रॉस भी होना चाहिए। बताओ नीला और ग्रे दूर दूर तो है सर, ये तो परफेक्ट है, दोनों दूर दूर है, पर दोनों के ऊपर कमी किसकी है? क्रॉस की कमी है। एटलीस्ट इसके ऊपर क्रॉस होता और इसके ऊपर भी क्रॉस होता तो भी मान, अच्छा ऐसा होता ही नहीं पहली बार क्योंकि टच कर रहे हैं, पर अगर क्रॉस होना कंपलसरी, यानी इसके ऊपर भी क्रॉस और दोनों के ऊपर जरूरी, एक के ऊपर है दूसरे के ऊपर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये भी मेरा क्या होगा? गलत। जैसा डायग्राम वैसा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? बस एक ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एक चौथा होता, एक और कंक्लूजन होता, कुछ ग्रे सफेद हैं, या फिर सुनो कुछ ये नहीं लिखते, कुछ ग्रे नीले हैं, कुछ ग्रे नीले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कुछ के लिए सुनना, आप डायग्राम दिमाग में जो बनाओगे ना, दिमाग वाला देखो, बाकी तो यही बनेगा कुछ वाला, दिमाग में कुछ मतलब होता है टच करना, या तो ये बने या ये बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ में दोनों में से कोई भी डायग्राम मिल जाए, बस टच कर रहे हो। कुछ जब भी लिखा हो ना कंक्लूजन में, तो इसका डायग्राम बस टच कर रहा हो, चाहे इस तरीके से टच करे या इस तरीके से टच, कुछ के लिए ध्यान रखना, बाकी सबका तो डिट्टो होना चाहिए, इनका ऐसा भी चलेगा। तो बताओ सफेद और नीले का डायग्राम टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपस में कर रहा है ना, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, कुछ के लिए जरूरी नहीं है यही वाला हो, इस तरह का डायग्राम होगा, ये भी कुछ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे मेरी क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट है, तो कुछ भी तो उसके साथ साथ सही है, तो कुछ भी तो प्रेजेंट ही है, सभी प्रेजेंट है तो कुछ कैसे गलत हो सकता है? तो कुछ तो प्रेजेंट सही है। तो यानी कि ये दोनों डायग्राम चलेंगे कुछ के लिए, कैसा भी, बस आपको याद रखना है कुछ के लिए बस टच हो रहा हो, कुछ के लिए बस टच हो रहा हो, कैसे बन रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी डिट्टो, नो के लिए दूर क्रॉस चाहिए, सब कुछ, ऑल के लिए एक के ऊपर एक चाहिए, बिल्कुल डिट्टो डायग्राम चाहिए, नहीं है तो बस रॉन्ग कर देना। ये है सिलोजिज्म आपके 12th लेवल के लिए। परसों जब एग्जाम देने जाओगे 22, 23, 24 को, आपका काम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन भी आपके 110% आने वाला है। ये है बेटा आपका कौन सा? एनालॉजी। इसको क्या बोलते हैं? समरूपता। एनालॉजी को क्या बोलते हैं? समरूपता। ये आपके 110% का क्वेश्चन आएगा। इसमें 3 टाइप होते हैं। अब मैं आज की क्लास में, परसों की क्लास, कल तो मैथ्स की लूंगा, परसों की क्लास में जब मिक्स लूंगा तो आपके बाकी जितने भी और आने लायक क्वेश्चन होंगे वो भी आपके आज जो पढ़ोगे वो तो आएंगे ही, और परसों की क्लास में आप ही जितने आएंगे वो, ये तीनों वीडियो आप जरूर देख लेना, अच्छे से 2 बार देख लेना, आपके रीजनिंग में इसके नंबर नहीं कटेंगे। देखो ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग जैसा होता है, आपको बिल्कुल सिंपल वे से करना है। आपको देखो ऐसे देखना है, पहले यहाँ ऊपर पढ़ जरूर लेना किसका किससे बोला। नॉर्मली अल्फाबेट में इसका इससे बोला जाता है और इसका आगे वाला निकालना होता है। अब आपको इसमें एक लॉजिक ढूंढना होगा क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये बी का नंबर होता है 2 और यहाँ पे सी का नंबर होता है 3। तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे करते हैं, तो बी का 1 प्लस किया है सी क्रॉस में, एल का 1 माइनस किया, देखो +1 किया सबसे पहले, यानी इसका नंबर है 2। आपको नंबर याद नहीं है तो आपको वीडियो देख लेना, आपको भी नंबर याद हो जाएंगे, पुरानी वीडियो देख लोगे तो आपको नंबर याद हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3। क्लियर? आगे देखना, इसका नंबर है 12 और इसका नंबर है 11। ठीक है, इसका नंबर है 15, इसका नंबर है 16, इसका है 3, इसका है 2, इसका 11 और इसका 12। अब आप देखो 2 से 3 +1, 12 से 11 -1, 15 से 16 +1, 3 से 2 -1 एंड 11 से 12 आपका +1।
ठीक है बेटा। तो +1 -1 +1 -1 +1, तो जैसा इसमें सिस्टम हुआ है वैसा का वैसा हमें भी करना है। यानी सबसे पहले इसको देखो, यहाँ से यहाँ +1 आया कि नहीं आया पीछे से, तो हम भी इसका सबसे पहले +1 लिखेंगे। तो L का +1 क्या होता है M। अच्छा आप बोलोगे N का +1 होता है O, +1 सॉरी ना O, और -1 करना सेकेंड, तो आप बताओ सबसे पहले N का लिखा, फिर I का लिखेंगे, तो I का -1 H होना चाहिए, फिर G का -1 F होना चाहिए, सॉरी +1 है, एक बार +1 है ना, सॉरी मेरी गलती है ना, +1 -1 चल रहा है ना, क्लियर मेरी बात बच्चों। तो आपको देखो अब ये +1 होगी, ये -1 हो गया, फिर से +1, तो वापस क्या होगा, H आएगा। अच्छा OH का ऑप्शन है, हाँ है, एक बार चेक कर लो, है तो ये आगे बढ़ो, बाकी मत करना, ठीक है। अब ये -1 किया, +1 किया था तुमने, देखो यहाँ पे +1 -1 +1, तो ये -1 तुम सबसे +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो +1 -1 +1 हो गया। अब R से -1 करोगे तो Q आएगा, और A में +1 करोगे तो B आएगा, और M में -1 करोगे तो L आएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो सही होगा। वैसे आपको पहले लगा देना था क्योंकि HH के हो गए ऑप्शन थे नहीं। ठीक है बेटा, आगे चलें। तो ये है आपका एनालॉजी, यानी कोडिंग डिकोडिंग जैसे ही चलता है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी मैं करूँगा आगे, वो परफेक्टली सीखने के बाद ये भी आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे आपको बस प्लस वैल्यूज याद होनी चाहिए और देखना है कितना प्लस आगे पीछे कहाँ बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा बच्चों, ये है आपका डायरेक्शन टेस्ट का। किसका, डायरेक्शन टेस्ट का। अब यहाँ पे अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको बिना डायग्राम के सिखा दूँ, अभी इतना टाइम मैं नहीं दूंगा। तो एक जो सदाबहार मेथड सब जने करते आए हैं, पहले वही बता रहा हूँ। जिसने मेरे से पढ़ रखा है ऑलरेडी का डायरेक्शन टेस्ट, उसको पता होगा कि इसको बिना डायग्राम के कैसे करते हैं, बिना थ्योरम के कैसे करते हैं। पर अभी वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी एग्जाम खाली, मैंने क्या बोला, ये वीडियो सिर्फ आपको किसके लिए देखना है, 22, 23, 24। बाकी ये जब पूरा चैप्टर मेरे से पढ़ोगे तब तो उसके लिए तो डायग्राम बनेगा ना थ्योरम बनेगी, ओरली क्वेश्चंस होंगे, वो बात अलग है। पर उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए, वो हम प्रॉपर क्लास जब लेंगे डायरेक्शन टेस्ट की, जब आप लोगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको सिर्फ यहाँ रिवीजन देखना है। अभी मैं सदाबहार मेथड से सबको बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए, इतना टाइम कम लगे। आप बस इतना याद रखना सब जने कि आपका जो है लेफ्ट हैंड है उसका जो है वाइट पार्ट है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो वाइट पार्ट है, आज के बाद इसको दायां बोलोगे, यानी कि राइट, यानी कि ये दायां, वाइट जो है वो राइट है, यानी दायां है, हिंदी में दायां, इंग्लिश में राइट। ये जो नाखून वाला पार्ट है, ये इधर वाला, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका लेफ्ट है, यानी कि बायां। और ये पोर्शन हमेशा आप पेपर पे रखोगे, जहां पेपर दे रहे हो अंगूठे की तरफ से कभी भी टच नहीं करोगे इधर, और उंगलियों का डायरेक्शन उधर रखोगे जिधर वो आदमी देख रहा होगा। बस इतना सा आपको करना है, आपके दाएं बाएं परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे प्रैक्टिकल देखो अब कैसे इसका यूज करना है। तो राहुल उत्तर की ओर 30 मीटर चला, जैसे उसने बोला, मैंने लिखा यहाँ पे देखो, राहुल उत्तर की ओर 30 मीटर चला, मैंने ये 30 मीटर ऊपर, उत्तर। अच्छा उत्तर ऊपर क्यों बनाया, आपके दिमाग में कंपास फिक्स रखना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब जैसे ही बोला उत्तर की ओर चला तो आपको एक कहीं पॉइंट बना के उत्तर ऊपर की तरफ बनाया ना आपने, उत्तर की तरफ 30 मीटर चला, ये आपको बना देना। फिर वह लेफ्ट मुड़ा और 63 मीटर चला, यहां से लेफ्ट मुड़ा है। तो देखो मैंने आपको अभी समझाया था, चलो मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, चलो कहीं आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद क्या मुड़ा देख लो इससे आपसे, तो फिर लेफ्ट मुड़ा 14, ठीक है। अब लेफ्ट मुड़ा और 63 चला, यहां से लेफ्ट चला, और अब मैंने बोला लेफ्ट कैसे देखेंगे, तो देखो वो यहां से ऐसे गया था, तो मैंने क्या बोला, जिधर उसका चेहरा उधर उंगलियां रख दो बस, अपने लेफ्ट हैंड की, बाएं हाथ की। तो जैसे ही वो ऐसे गया, इस जो लाइन खींचो उस पर तो हाथ रखना है, हाथ रख दिया, नाखून इधर आ रहे हैं तो लेफ्ट इधर है, इधर बाकी राइट, तो बायां इधर दायां इधर, क्लियर है। अब दाएं बाएं जाना है 63, तो यहाँ से 63 खींच दो इधर, बस ये 63 हो गया, मैंने यहाँ खींच दिया, ठीक है 63। उसके बाद देखो फिर वह लेफ्ट मुड़ा, अब देखो इस लाइन से आया है ना, तो जिस लाइन पे आया मैंने क्या बोला, जिधर वो गया है इसका फेस इधर होगा, तो आप उंगलियां ऐसे रख दो, नाखून नीचे आ रहा है ना, आप कैसे भी रखो, हाथ यूं घुमा के रखोगे, बस ये अंगूठा मत नीचे रखना, ऐसे रखो, उंगलियां घुमानी, बस उंगलियों का डायरेक्शन उस आदमी की तरफ रखना है। नीचे नाखून आ रहे हैं मतलब नीचे लेफ्ट है, नीचे लेफ्ट है मतलब कितना 14। अच्छा ये कितना है 30, तो 14 इतना से ही होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये आपका कितना हो गया 14 हो गया, क्लियर मेरी बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, वो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से सबसे छोटी दूरी ज्ञात करो। वो बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक की सबसे छोटी जो ये दूरी है ये आपको क्या करनी होती है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे नॉर्मली एक बच्चा जो अगर मान लो इस वीडियो को सोच रहा होगा ये तो मैं कर लूँगा, इतना तो मेरे को आता है, पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थ्योरम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, थ्योरम का यूज़ करते हैं। पर हमें वो नहीं करनी है, हमें थ्योरम का यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे समझो।
मुझे ये दूरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर तिरछी दूरी निकालनी है तो कोई ना कोई सामने मिला कैसे, इस तरह से यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बनाना है 90 डिग्री, कैसे भी बनाओ जिसमें ये भुजा रह जाए, बस आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है जिसमें इसको भुजा रखनी है, जिसको निकालनी है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, अब सुनना, ये अगर यहाँ से यहाँ 14 है तो ये 14 होगा, और पूरा अगर 30 है तो मैं 30 में से बताओ 14 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 30 में से 14 माइनस किया तो मेरा बचा कितना, 16 बचा होगा, 10 में से 4 गया तो 6, 2 में से गया तो 1, यानी 16 मेरी क्या बची, ये डिस्टेंस बची यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी है बच्चों, 63 ये है, क्योंकि ये 63 है तो ये भी कितनी होगी, 63। तो नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है। उसने बोला देखो मैं आपको एक सिंपल सा बता दूँ, उसने बोला उत्तर में जाओ, उत्तर में 30 गए। उसने बोला लेफ्ट मुड़ो, हमें पता है लेफ्ट कैसे मुड़ना आता है, कितना ईजिली बन गया। फिर उसने बोला ऑब्वियस लेफ्ट, 30 से छोटा बना दिया, लेफ्ट 14। फिर उसने बोला यहाँ से यहाँ दूरी बताओ, हमने यहाँ से यहाँ मिला लिया, और ये हमारा था 63, और ये यहाँ पे ये सामने 14 है तो ये 14 था, तो ये कितना बचा मेरा 16, और यहाँ पे 90 का ट्रायंगल। अब 90 का ट्रायंगल जब भी बनता है तो यहाँ पे नॉर्मली एक बच्चा जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता है, यानी वो 16 का स्क्वायर करता है, वो 63 का स्क्वायर करता है, और दोनों को जोड़ता है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो ये यूज़ करते हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे तो छोड़ देते हैं, कि उनको खबर है कि मैं कर भी लूँगा तो होगा क्या, अंडर रूट तो मेरे से निकलेगा नहीं, आंसर तो मेरे से निकलेगा नहीं। इसलिए मैंने इस बला को ही ख़त्म कर रखी है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ नहीं करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो फटाफट एक चीज़ देखो, सब जने ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज है जिसमें आपकी अभी जैसे ये 12 आई थी, ये 16 आई थी, और ये आपकी 63 आई थी, और ये आपको कुछ फाइंड आउट करना है, तीसरी भुजा फाइंड आउट करनी थी। अब सुनना, यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से बचना है तो पहली स्टेप होती है अनुपात कर देना है। अनुपात में 2, 3, 5 और 10 में से किसी से कट रहा हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। मुझे बताओ ये दोनों नंबर, इनमें से किसी से, ये दोनों 2 से कट रहे हैं क्या, दोनों 3 से कट रहे हैं क्या, दोनों 5 से, किसी से, इनमें से किसी भी से कट रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दो। पहली स्टेप करनी है अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर है यहाँ तक। अगली दूसरी स्टेप होती है, फिर इनमें छोटा ढूंढो। क्या ढूंढो, छोटा कौन है। अब छोटा कौन मिला तुम्हें, 16 मिला। अब मुझे बताओ जो छोटा मिलेगा उसका या तो आधा होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 17 मिलता तो आधा नहीं होता, 16 मिला है तो होगा, यानी एक तो सम संख्या मिलेगी या विषम मिलेगी। सम मिलेगी तो उसका आधा होगा, विषम मिलेगी तो नहीं होगा। तो आपको बस ये देखना है जो छोटा मिला उसका अगर आधा हो रहा है तो आपको बिना सोचे समझे उसका आधा करना है आंसर निकालने के लिए। हमेशा यहाँ पे 14 आता तो भी आधा करता 7, या 12 आता तो भी आधा करता 6, जो भी आएगा अगर उसका आधा हो रहा प्रॉपर, यानी इंटीजर में पॉइंट्स नहीं आ रहे तो उसका आधा कर देना। जो भी आधा, ये फिक्स प्रोसेस बता रहा हूं, हमेशा करना, चाहे कोई भी नंबर हो, जो भी आए उसका स्क्वायर कर दो। वो कितना आया, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। उसके दोनों के पड़ोसी नंबर जो होते हैं बच्चों वो आपको पास पास लिख देने हैं। देखो जैसे यानी 64 का पड़ोसी नंबर क्या है, 63 और 65। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक साइड तो 63, ये ट्रिपलेट्स के तीनों नंबर है, 16 ये रहा आपके, उसके बाद 63 ये वाला, फिर उसके बाद उधर वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, वो दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी होगी मेरे बच्चों 45। यानी यहाँ पे जब 16 दिखा, जैसे मेरे को यहाँ दिखा 16, ये 63, मैंने देखा रेशो हो रहा है क्या 2, 3, 5, 10 से नहीं हो पा रहा है, तो दोनों में छोटा कौन था, ओरली करूँगा। देखो छोटा कौन था, 16, 16 का आधा होता कर दूंगा हाफ 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, उसके पड़ोसी होते हैं 63 और 65, 63 यहाँ था, तो मेरा आंसर सीधा क्या होगा, 65। आप चाहो तो थ्योरम लगा के देख लेना, आपका आंसर 65 ही आएगा बच्चों। एक और मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्रैक्टिस होगी तो ठीक रहेगा। जैसे मान लो बच्चों आपका नंबर ऐसा होता, ये 12 होता, ये मान लो 35 होता, और मान लो कि मुझे ये निकालना होता। अच्छा एक काम करते हैं, रेशो वाला नंबर ले लेते हैं, जिससे आपके क्या हो, थोड़ा सा ये समझ में आए रेशो का यूज़ कैसे होगा। एक बार एक प्रैक्टिकल उसका करा देता हूँ कि रेशो का कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हो सकता है आपका नंबर, और ये आपसे पूछ ले क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला, जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम मिले सबसे पहले आप करोगे रेशियो। क्या करोगे, रेशियो यानी कि अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। 2, 3, 5, 10, क्या ये नंबर दोनों 2 से कट रहे, नहीं कट रहे, क्योंकि दोनों की कहीं पे सम नहीं है। क्या 3 से कट रहे, तो 3 के लिए दोनों का जोड़ देखना पड़ता है, तो 2 + 4 6, 3 के लिए क्या होता है 4 + 5 9। ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, मतलब ये 3 से कट रहे, 3 × 24, 3 जिससे काट रहे उसको यहाँ लिख देना, जिससे आप रेशो करोगे ना उसको इस साइड पे एक बार लिख देना। क्यों, क्योंकि लास्ट में इससे गुणा करना रहेगा। तो मैं 3 से काटूँ तो 3 को यहाँ लिख दिया, 3 × 24, 3 से काटना 15 × 45, ठीक है, तो 3 से दोनों को काट दिया।
जितना कटे उतना रेशो करना, छोटा से छोटा करना है, कर दिया। अब 3 को यहाँ लिखा हुआ रहने दो, ये लास्ट में काम आएगा गुणा करने के लिए। अब वही प्रोसेस वही करना, बस पहले रेशो करना है, हो रहा है तो अब वही छोटा ढूंढना है। छोटा कौन निकला? 8। क्या 8 का आधा हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो कितना आया? 4। 8 का आधा कितना आया? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो आप बोलोगे इससे 4 का स्क्वायर होता है 16। और सेम प्रोसेस करना है, इसके पड़ोसी इधर गिनती के, इधर पड़ोसी गिनती के, 16 के दोनों पड़ोसी लिखना है। देखो पिछली स्टेप में मैंने सेम किया है, यही बस ये आधा किया, आधे का स्क्वायर के पड़ोसी लिखे, सेम किया, आधा के स्क्वायर के पड़ोसी लिखे। बस एक प्रोसेस एक्स्ट्रा हुई, रेशियो क्योंकि हो रहा था उसमें नहीं हो रहा था इसलिए छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 8 15, ये रहा 8, ये रहा 15, तो यहाँ पे क्या आएगा? वहाँ से 17। पर मैंने क्या बोला? रेशियो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 8 नहीं थी, ये तो 24 थी, 3 से गुणा करके आएगी, इसलिए मैंने 3 को यहाँ रख रखा है क्लास में गुणा करने। तो आपका आंसर जो बनेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्टली हो जाएगा। 51 आपका क्या आएगा? आंसर आ गया। यानी कि आप थ्योरम में 24 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर करके जोड़ते तो आप आंसर कितना आता बच्चों? 51 आता। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर छोटा नंबर जो है उसका आधा नहीं हो रहा होगा तो क्या करेंगे? तो मैंने क्या बोला, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें वही चीज़ होगी, आधा नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ क्या करना है। यानी जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसमें देखो क्या करना है। आधा हो रहा है तो अभी सीख गए, आगे क्वेश्चन आएगा आधा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आगे सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो एक बार, तो इसका आंसर 65 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 110% छपेगा, मतलब छपेगा। तो देखो बच्चों, ये आपके 110% आएगा, मीन्स आएगा यदि प्लस का डिवाइड का माइनस जो भी लिखा हुआ है, आपको फिर क्या करना होता है? इसको देख के पहले तो इसको पूरा ऐसा ऐसा सजाना, जिसका मीनिंग वो है वो चेंज करना। डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ आ गया -3। फिर 6 और इनटू का अर्थ क्या है? प्लस, यहाँ पे कितना आ गया? 4। फिर वापस ये ब्रैकेट बंद, प्लस की जगह सॉरी प्लस को चेंज करना पड़ेगा। देखो सिंबल को चेंज जरूर करना है। यहाँ डिवाइड था तो डिवाइड का मीनिंग माइनस, फिर यहाँ पे इनटू आया तो इनटू का मीनिंग प्लस, अब यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस का मीनिंग डिवाइड। ये बहुत अच्छे से देखना किसका क्या मतलब है। इनटू का अर्थ प्लस, जिसका जो अर्थ है बस वो चेंज करना है सबसे पहले ऊपर पढ़ के। तो जो भी आपको चेंज करा है वो चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपको क्या लगाना है बच्चों? बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास आप सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो एक बार देख लो। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व होंगे? ब्रैकेट सोल्व होंगे। उसके बाद क्या सोल्व होंगे? ऑफ सोल्व होगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का मतलब इनटू यूज करना। फिर डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई भी करो, फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में खाली लिखे हुए फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी करो, कोई इशू नहीं है। बाकी ये पूरे इसी सीक्वेंस में सोल्व होंगे लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आपके जैसे 2 + 2 डिवाइड बाय 2 ये लिखा हुआ है तो बोर्ड मास कहता है पहले भाग को सोल्व करो। तो 2 एकम 2 और इसमें आप इसमें इधर 2, देखो 2 एकम 2, 1 आ गया, 2 का भाग 2 में दिया और इधर आया 2, तो आंसर कितना आया? 3। अगर मैं बोर्ड मास फॉलो नहीं करता इस क्वेश्चन में तो होता क्या? अगर मैं इसको पहले सोल्व करता तो ये 4 और 4 में 2 का भाग देता तो आंसर मेरा 2 आता, जबकि सही आंसर कौन सा है? 3। ये कौन सा है? गलत आंसर है। तो बोर्ड मास फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है इन सिंप्लीफिकेशन में। आप हर कैसे नहीं कर सकते हो, पहले ब्रैकेट्स आ रहे तो ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे, फिर ऑफ आ रहा है तो ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा। जिस सीक्वेंस में जो है इस बोर्ड मास, इसका वर्ड याद रखो बोर्ड मास, इसको सोल्व करना है, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ होती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला ब्रैकेट और थर्ड नंबर पे ये वाला। और ये 110% ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, मीन्स आएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो देखो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा बाकी सबको देखना भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले छोटा वाला, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले उसमें भी छोटा वाला सबसे पहले, तो इसके जब तक सोल्व नहीं हो जाए बाकी को हाथ भी नहीं लगाना है, एज इट इज़ लिखना है जैसा है। जैसे 40 - 3 तक ऐसे ही लिखा। अब इसको सोल्व करूंगा तो 6 और 4 कितना होता है बेटा? 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर कभी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 6 और 4 कितना हो गया? 10, मैंने लिख दिया। ब्रैकेट देखो सोल्व हो गया 10 तो ब्रैकेट हटा दो, बाहर क्या लिख गया? मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट वापस क्लोज, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लो, जो सोल्व होने वाला उसको सोल्व कर दो, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो। अब मुझे बताओ, अब ये ब्रैकेट आए, क्योंकि ब्रैकेट्स जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आगे कुछ सोल्व नहीं करना है। पहले इस ब्रैकेट को पूरा सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी अंदर वापस वही बोर्ड मास लगेगा। तो 10 × 3 पहले कितना करेंगे? 30 और यहाँ पे होगा 40।
तो ये ब्रैकेट को मैं सोल्व कर ही लूँ पूरा, चलो लिख देता हूँ एक बार और, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ समझ में अच्छे से आए। देखो तो 10 × 3 30, तो 30 और 40, तो 40 में से 30 गया तो कितना बच्चा बच्चों 10, तो ये पूरा सोल्व हो गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हट गया तो आगे जो लिखा उसको एज इट इज लिख दो, आपको बस ब्रैकेट जब तक सोल्व नहीं। अब भाग और प्लस में पहले क्या सोल्व होगा, भाग, तो 2 का भाग 10 में दिया 5 और 9, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा इस 14, आंसर कितना आएगा बच्चों 14, तो आंसर क्या होगा आपका 14। बस ये बोर्ड मास याद रखो, इसकी सीक्वेंस में सोल्व करते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सोल्व करोगे, जल्दबाजी मत करना। बस ये देखना कि सबसे पहले ये तब तक सोल्व नहीं हो तब तक आगे कुछ नहीं सोचना है, फिर जब तक ये ब्रैकेट सोल्व नहीं हो पूरा और उसमें बोर्ड मास लगाओ, इंटू माइनस में पहले क्या होगा इंटू, तो 10 या 30 ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा गलती कर दे, यानी 40 में से ये माइनस कर दे 37, और 37 को इंटू 10 कर देगा, अगर मान लो 370 आ जाएगा यहाँ पे 10 की जगह, तो ये गलतियां होगी अगर बोर्ड मास इंटू और माइनस से पहले इंटू सोल्व होगा, तो इसके पास वाले सोल्व होंगे, जो भी आएगा एज इट इज लिख के 40 में से माइनस किया 10 भाग दिया, तो ये एक बार और लिख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट कर लेना, 100% आ जाएगा, और ये क्वेश्चन तुम्हारा छपेगा, देख लेना तुम लोग। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और छपने के चांसेस होते हैं इसके, ये वाला भी एक बार देख लो आप लोग। देखो बेटा ये भी 110% छपेगा। देखो इसमें क्या होगा, दिया गया है ग्रेटर देन प्लस को दर्शाता है, लेस देन इसको दर्शाता है, प्लस डिवाइड को दर्शाता है, वो तो लिखा होगा दर्शाता है। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, इनमें से मुझे सही पता करना है। तो मेरी बात को अच्छे से सुनना जिससे तुम्हारा टाइम बचे, अच्छे से सुनना। देखो मुझे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई तो करना नहीं है, क्योंकि इन चारों में से किसी एक को बताना कि एक सही है। तो सबसे पहले कंपैरिजन वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कंपैरिजन वाले जो चिन्ह होते हैं, वो कौन कौन होता है, एक तो इक्वल, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ये तीन सिंबल्स आपके क्या होते हैं, कंपैरिजन के होते हैं। जैसे मैं आपसे बड़ा हो सकता हूँ, आपसे छोटा हो सकता हूँ, आपके बराबर, यानी कंपैरिजन करेंगे किसी नंबर का। हम कैसे प्रूफ करेंगे, LHS RHS निकालने के लिए ये दोनों चाहिए, इनके दोनों तरफ LHS RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है तो फिर ये सही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से बड़ी है तो ये सिंबल सही है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इधर की वैल्यू इससे अगर बड़ी है छोटी है तो राइट हैंड साइड वाला सही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 2 बराबर 2 सही बात है, 3 इज ग्रेटर देन 2 सही बात है, 4 इज लेस देन 8 सही बात है। कंप्लीट है मेरी बात। तो ये तीनों सिंबल कंपैरिजन। तो इसका मतलब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इन तीनों सिंबल्स का एटलीस्ट उस ऑप्शन में अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बताओ पूरा सोल्व हो जाएगा, और कोई नंबर सोल्व हो गया तुम कैसे बताओगे सही गलत है। तो सही और गलत बताने के लिए LHS और RHS को कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी इसकी एक तरफ एक सोल्यूशन, एक तरफ एक सोल्यूशन और बीच में कौन सा साइन है, उसके हिसाब से बताएंगे हाँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो 3 कंपैरिजन के साइन है। तो सबसे पहले तो ये देखो, मेरी बात सुनना, ये कभी भी आए ना, जैसे तुम्हारा तो वैसे पेपर है तो कोई इशू नहीं है, बाकी ये अब शॉर्ट में जरूर लिख लो, बार बार पढ़ना नहीं पड़े। जैसे मैंने ग्रेटर देन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है तो मैं लिख दूंगा, जिससे मुझे क्या है बार बार यहाँ पे एकदम देखना नहीं पड़ेगा, इसका गलत नहीं पढ़ लूँ मैं, क्योंकि हर बार पढ़ना पड़ेगा। लेस देन का मतलब माइनस, देखो लेस देन डिनोट्स माइनस, प्लस डिनोट्स डिवाइड, प्लस डिनोट डिवाइस, माइनस डिवोट्स डिवाइड, माइनस क्या करता है इक्वल को, इक्वल डिनोट्स लेस देन, इक्वल किसको डिनोट कर रहा है, लेस देन को। ठीक है, एंड इनटू डिनोट्स ग्रेटर देन, इनटू डिनोट्स ग्रेटर देन। ठीक है, और फाइंड विच, ये आपको दे रखे हैं। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले तो आप ये देखो किस किस ऑप्शन में, देखो एक तो ये वाला सिंबल होना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब इनटू होगा तो कन्वर्ट होगा, इक्वल होगा तो कन्वर्ट होगा, माइनस होगा तो कन्वर्ट होगा। मतलब जिस ऑप्शन में, जिस इन ऑप्शन में माइनस इक्वल और इनटू नहीं दिखे, माइनस इक्वल और इनटू नहीं दिखे तो उसको तो चेक ही मत करना, वो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई भी सिंबल अगर चेंज होके नहीं आएगा तो कभी भी वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा LHS RHS। तो हमेशा क्या होगा, वो मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ भी लिख दोगे कटेगा कटेगा सही है, सोल्व तो हो गई है। तो मतलब ये तीनों सिंबल में से कोई तो एक होना ही चाहिए था, इसको काट दिया। और देखो जहाँ पे माइनस इक्वल और इंटू, माइनस इक्वल और इंटू, इसमें इंटू है छोड़ दो एक बार, माइनस इक्वल और इंटू, देखो इसमें भी माइनस इक्वल और इंटू नहीं दिख रहा है ना, माइनस इक्वल और इंटू ये तीनों दिख रहे हैं, यानी मुझे ये दोनों ऑप्शन चेक नहीं करने। ये हो गई। अब उसके बाद की बात, ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि कंपैरिजन वाले जो होते हैं एटलीस्ट ये, यानी कि इससे कंपेयर होके ये बनेगा, इससे कंपेयर होके ये बनेगा, इससे चेंज होके ये बनेगा। ठीक है, माइनस से चेंज होके। क्लियर मेरी बात। तो देखो माइनस से अगर चेंज होके बनेगा, ठीक, अब मुझे ये तीनों, अच्छा मैं क्या समझा समझो,
अगर यहाँ इनटू है, क्योंकि इसका मीनिंग ये है, तो इनटू को कन्वर्ट करोगे तो ही तो यहाँ ग्रेटर देन बनेगा। तो इसलिए मैंने ये तीनों सिंबल चेक किए, माइनस, इक्वल और इनटू, ये था तो ये बनेगा। अब इधर की संख्या और इधर की संख्या अगर कंपेयर करेंगे और इधर वाली अगर बड़ी आएगी इससे, तो ये सही है, बाकी छोटी है। अब समझ में आया मैं ऐसा क्यों किया? देखो अब इसके बाद भी दो ऑप्शन बच रहे। पहले एक चीज और देख लो, पहले ये देख लो कि यहाँ पे जो ऑलरेडी डिवाइड दिया हुआ है, मतलब जो भी डिवाइड, देखो इसमें तो नहीं दिया हो। अच्छा डिवाइड किसका मीनिंग है, देखो एक बार यहाँ पे डिवाइड किसका मीनिंग था, प्लस। अब देखना प्लस कहाँ है, इसमें जहाँ पे प्लस से वहाँ डिवाइड आएगा, जहाँ पे प्लस से वहाँ डिवाइड आएगा। देखो नॉर्मली यहाँ प्लस, तो नॉर्मली होता क्या है, जिस प्लस की जगह डिवाइड आएगा, तो मुझे बताओ इसका 4 का भाग उसमें जाएगा, हाँ जा रहा है। यहाँ पे 3 का भाग 9 में जाएगा, जा रहा है। तो 2 का भाग 3 में जा रहा है। तो पहले उनको मत लो जब वो डिवाइड चेंज होगा और भाग नहीं जा रहा हो पूरा, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में वो ऑप्शन नहीं होते हैं जिसमें डिवाइड आएगा। जिसमें देखो प्लस डिनोट इसको कर रहा है, प्लस का अर्थ अपना क्या था, डिवाइड। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे या डिवाइड लिखोगे तो 3 का भाग 2 में दोगे तो पॉइंट्स में जाएगा ना। तो पहले वो चेक कर लो जिसमें चेंज करने के बाद डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक बार उसको मत करो, हो सकता है वो भी सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत होगा, पर पहले उसको मत करो, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले उसको करो जिसमें जा रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड आते हो रहा है, अब इसको चेक कर लो क्या ये सही है या नहीं है। अब चेंज करो, देखो 3 सबसे, अब मेरे को ये पता चला सबसे पहले मुझे इस ऑप्शन को करना है। बाकी बैठा बैठा क्या करता, पहले इसको सोल्व करता, इसके यहाँ से देख के, फिर इसको सोल्व करता, फिर इसको सोल्व करता, फिर इसको सोल्व करता। इस तरह से मुझे टाइम वेस्ट होगा। अब देखो एक बार, ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे देखो, अब सीधा आपने लिखा है प्लस, तो बस चेंज करते जाओ। 2 लेस देन का मतलब -4, इसका मतलब ऑलरेडी आपने लगा दिया है। प्लस का मतलब डिवाइड 4 और इस लेस देन का मतलब -2। अब ये है ग्रेटर देन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो हमेशा सिंबल को साइन के साथ पढ़ना। ये है -4 और ये 3 और 2 प्लस के, तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। 4 का भाग बोर्ड मास कहेगा, 4 का भाग 2 और 2 में से 2 हो गया तो 0, तो 1 बड़ा होता है 0 से। हाँ तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, परफेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन क्वेश्चंस में आपको पहले अगर देखो, अगर इस पूरे में आप सिंबल पुट करते ना तो ये सिंप्लीफाई यानी पूरा कौन को एक आंसर बन के आता। यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए कि एक बड़ा है 0 से या एक बराबर है 1 के, कुछ न कुछ। तो प्रूफ होने के लिए इन सिंबल्स का होना ज़रूरी था। तो ये क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी करने का तरीका ये है, एक बार में हो सकता है बहुत जनों ने पहली बार देखा है, तो आप एक बार इसको बाद में और वीडियो को रिपीट कर लेना। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको दूसरी बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में हार मान ली तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है आपका किसका, पासे का यानी कि डाइस का। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, फटाफट एक रूल दे देता हूं, उस रूल को याद रखना। जब भी एग्जाम में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक इस तरह से पासे दिए गए हों, तो तुम बस अभी इतना सा कर लेना, उन पासों में किसी भी 2 में कोई भी कॉमन संख्या ढूंढना। अभी सुन लो, जब भी तुम्हें 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हो तो एग्जाम में उन पासों को ढूंढना, इन चारों में से, अब उन कोई भी दे रखे उनमें से उन पासों को ढूंढना जिसमें एक संख्या कॉमन मिल जाए। अगर मैं पहले और दूसरे को देखूं तो कोई संख्या कॉमन है नहीं। अगर मैं पहले और तीसरे को देखूं तो कॉमन है, हाँ कौन सी, एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं। एक बार पहले एक कॉमन ढूंढनी है। तो देखो इसमें एक तो 25 इसमें भी आ रहा है, 25 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 23 इसमें नहीं है, 22 इसमें नहीं है, तो ये 2 संख्या कॉमन होगी। अब आपको ये करना है कि या तो घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा, या तो घड़ी की दिशा या विपरीत, दोनों में से कोई एक लेना है, पर दोनों में सेम रखना है। अब घड़ी कैसे चलती है सर, 12 से 3 फिर 6 9 ऐसे चलती है, तो मैं ये दिशा ले रहा हूँ, ठीक है। अब 25 से सबसे पहले मैं जो कॉमन है वहां से चलना है। 25 से पहले मैं सबसे पहले चला तो मुझे क्या मिला, 22, और इसमें जो कॉमन था उससे आगे चला तो क्या मिला, 21। तो ये दोनों जो होंगे ना डाइस के विपरीत फलक पे होंगे, यानी यहाँ पे अगर 25 है तो डाइस, डाइस समझते ना पासा जो आप सांप चिड़ी खेलते हो, तो इधर जो लिखा होगा उसके नीचे की तरफ क्या लिखा होगा, तो 22 के अपोजिट क्या होगा, 21। और मुझे किसका पूछा है, 23 का। चलो देखते हैं आगे क्या आता है। ये पहला आ गया, फिर आगे बढ़ो, इसके बाद नंबर कौन सा आया, 23 का, तो ये मैंने 23 लिया। इधर भी आगे बढ़ेंगे तो क्या आया, 24, तो ये क्या आया, 24। अब मुझे किसका पूछा था, 23 का विपरीत संख्या क्या होगी, तो 23 के विपरीत संख्या क्या आई, मेरा आंसर 24 आया। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। बस आपको विपरीत निकालना है, सिंपल सा, बस आपको क्लॉकवाइज या अब आप चाहो तो उल्टे भी चल सकते थे, मना नहीं है, पर दोनों में सेम करना। मैं चाहता तो 25 से इधर भी चलता, तो इसमें भी फिर उधर ही चलता, घड़ी की उल्टी जानी, 3 12 इस तरह से उल्टा आता, 12 से 3, 12 से 9 6 इस तरह। तो यहाँ पे क्या लिखता, सबसे पहले 23 लिखता इसमें, उसमें उल्टा चलता तो क्या लिखता, 24 लिखता, तो वही आंसर वही आता, 23 का अपोजिट क्या आ जाता, 24 आ जाता, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है।
जब दो डाइस मिले, दोनों में क्या करना है, ऐसा डाइस ढूंढो जिसमें एक संख्या कॉमन है, उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो भी आएंगे इसका विपरीत, इसका विपरीत, इस तरह से आपको विपरीत मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं डाइस। देखो डाइस के दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं, दोनों को समझ लोगे तो डाइस के आपके दोनों क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएंगे। देखो अब अगर ये होता है, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। कौन सा डाइस बोलते हैं? ओपन डाइस, यानी खुला पासा। खुला पासा में आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से खुला पासा है ना बच्चों, सिंपल सा तरीका, जो भी देखो अभी मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं, बिल्कुल अभी ये कि आप बस बहुत कम पढ़ो और ज्यादा नंबर लाओ, अभी मेरा टारगेट सिर्फ इतना है, तो आप अभी जितना बोल रहे हो उतना याद रखना, तुम्हारा 12th का काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ने से कहते ना कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहां से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर आपने इन वीडियोस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। देखो ये स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको इसको निकालने का तरीका, उस घन का चयन करेगा दी गए अच्छा नहीं बन सकता, ये पढ़ना जरूर, मुझे वो वाला क्यूब ढूंढना है कि इसको मैं बंद करके वापस एक क्यूब बनाऊं, खुला हुआ है, बंद करके क्यूब बनाऊं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं बन सकता है, बनने वाला नहीं बन सकता वाला चाहिए, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको यह करना है, कोई भी खुला पासा है उसकी स्ट्रेट लाइन में एक छोड़कर एक हमेशा अपोजिट होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। स्ट्रेट लाइन को पहले पकड़ो, एक छोड़कर एक मिला लो, ये है तो इसके छोड़कर ये मिल रहा है तो ये इसका अपोजिट होगा डेफिनेटली। अब देखो चार अपोजिट मिल गए तो बचे तो दो ही हैं, तो ये दोनों बचे हुए भी आपस में क्या होंगे, अपोजिट। ये आपके छयों सरफेस हो गई अपोजिट, ये दो आपस में विपरीत है, ये सब आपस में विपरीत है। अब मुझे बात समझना, अब एक बंद जो डाइस होता है ना, जैसे मुझे बात समझो, इसकी विपरीत सतह कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, इसकी विपरीत कहाँ होगी, इधर की तरफ, और इसकी विपरीत कहाँ होगी, पीछे की तरफ। यानी ये तीनों आपस में पड़ोसी हैं, विपरीत नहीं है, इसका विपरीत नीचे होगा, इसका विपरीत उधर होगा, इसका विपरीत पीछे होगा। ठीक है, अब इसका मतलब मैं बताऊं, जैसे प्लस माइनस और एट दी रेट, देखो प्लस माइनस, इन दोनों में से एक प्लस आया, विपरीत नहीं आया कहीं भी, प्लस का विपरीत तो परसेंटेज यहाँ नहीं दिख रहा, नीचे होगा, सही बात है, और माइनस का विपरीत भी नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं, और वो यानी तीनों लाइन में से अगर एक एक यूज हो पा रहा है तो वो डाइस बन सकता है। तो उसने बोला नहीं बन सकने वाला चाहिए था, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। यहाँ देखना, प्लस परसेंटेज एट दी रेट, देखो प्लस और परसेंटेज दोनों विपरीत है या नहीं है, और विपरीत अगर यहाँ दिख रहे हैं मतलब तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस का परसेंटेज तो नीचे, इसका विपरीत यहाँ लिखा होना चाहिए नीचे की तरफ, या परसेंटेज का प्लस इधर लिखा होना चाहिए। विपरीत आपको दिख कैसे रहे थे, दिख नहीं सकते थे ना, दो विपरीत कभी दिख नहीं सकते हैं, पड़ोसी होते हैं तो दिख नहीं सकते, इसका विपरीत नीचे होगा। तो जैसे ही मेरे को पता चला यार ये वाला नहीं बन सकता, तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, विपरीत कभी दिखेंगे नहीं, छुपे रहेंगे। अब ये तीसरा क्यों गलत है, मैं आपको समझाने के लिए वो समझा देता हूं। देखो 0% और माइनस, देखो 0 इन दोनों में से एक है, परसेंट इन दोनों में से एक है, और आपका माइनस इन दोनों, यानी तीनों लाइन में से अगर एक एक आएगा तो वो बन सकता है। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें बोला नहीं बनने वाला। परसेंट एक्सप्लेनेशन और जीरो, देखो ये आपका परसेंट इस लाइन से, एक्सप्लेनेशन इस लाइन से, जीरो इस लाइन है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से है, तो ये भी आपका इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि ये भी बन सकता है। तो मुझे आगे करना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो डाइस के दो क्वेश्चन ही आपसे पूछता है, एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। वीडियो का सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास जब चाहो वापस देख सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। ठीक है, ये सीरीज होती है, इस सीरीज में हमें देखना होता है कि किस पैटर्न से ये चेंज हो रहा है, एक पैटर्न क्या बन रहा है, ये नॉन वर्बल सीरीज बोलते हैं इसको, किस पैटर्न से चेंज हो रहा है वो हमें पैटर्न्स पकड़ने पड़ते हैं। तो एक एक करके पैटर्न पकड़ते हैं। देखो हो क्या रहा है, सीरीज को देखना, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज था, उसका मुंह पीछे हुआ अगले वाले डायग्राम में, फिर वापस आगे हुआ, फिर पीछे हुआ, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे आगे होना चाहिए। तो जिन ऑप्शन में पहले आगे की तरफ मुंह नहीं है, पहले उनको काट दो, उस त्रिभुज का ऑप्शन काटा करो, बस हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस मुझे एक तो यहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं आना क्या चाहिए। यहाँ पे देखो पीछे की तरफ था, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ एरो होना चाहिए। यहाँ पे एरो आ रहा, बच्चे कौन से थे, यहाँ पे एरो आ रहा है, ये तो कट गया, एरो नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। इसको बोलते हैं सीरीज, एक एक को चेक करते हुए ऑप्शंस को काटना, जिस सीरीज में वो चल रहा है वैसी सीरीज को आपको चेक करनी होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसको बोलते हैं सीरीज। तो इसमें आपको सीक्वेंस बनानी है, किस टाइप से सीक्वेंस चल रही है ना, कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है ना, वो आपको देखना है। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो जैसे अभी मैं मान लो और जरूरत पड़ती तो इसको देखता तो क्या हुआ, इससे ये ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे आ गया, अगली बार में यहाँ खिसक गया, अगली बार में वापस कहाँ आना चाहिए, यहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, जिसको राइट किया उसमें यही है कि नहीं है। तो इस तरह से अपन ऑप्शंस काटते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
ये आपकी हो गई बेटा मिरर इमेज। क्या हो गई? मिरर इमेज, यानी कि मिरर में कैसी इमेज बनेगी, जब भी इस तरह से एक लाइन खींच दे इसका मतलब ये होता है ये मिरर। ठीक है, अब आपको कैसे करना है ध्यान से सुनना, मिरर इमेज को कैसे करते देखना। जिस साइड मिरर दे रखे है बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे मिरर दे रखा है तो भी, और यहाँ पे कहीं पे भी, जहाँ पे भी मिरर दे रखे है तो आपको ये सोचना इसके पास में बॉक्स बना दो पूरा। क्या बना दो? बॉक्स बना दो। अब सिंपल सी फंडा, कहीं पर भी मिरर हो, कुछ भी हो, इधर मिरर हो चाहे इधर मिरर हो, कहीं पर भी मिरर हो, जैसे मिरर है ना, जैसे मिरर आप जैसे मिरर देख रहे हो, बस ये देखना कि यहाँ पे आप जैसे मान लो, समझना एक बार एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, पूरा मिरर इमेज आपका क्लियर हो जाएगा इजीली। देखो मान लो बाई चांस मिरर ऐसे लगा होता, ये एक्स और जो भी लिखा हो यहाँ लिखा होता, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसके पास में बॉक्स बना देना है, बस सिंपल सा। बस मिरर कहाँ था? यहाँ। तो ऑप्शन में आपको इसको मिरर समझना है, यानी ये जो लाइन है ना, वो जो भी काम इस लाइन की तरफ फेस होगा ना, वो इसकी तरफ होगा ऑप्शन में। ठीक है, अब जैसे अब देखना, अभी एग्जाम्पल सोल्व करूंगा समझ में आएगा। तो आपको सिंपल सा देखना है मिरर कहाँ है, ये रहा ना। ठीक है, सिंपल देखो, अब जैसे ही मिरर यहाँ, मैंने क्या बोला आपको, तो पहले जो भी इमेज है उसके पास बॉक्स नहीं हो तो एक बॉक्स बना दो, बना दिया। अब देखना जो भी काम अब इस मिरर की तरफ हो रहा है, यानी इसकी तरफ जैसा फेस दिख रहा है, ऑप्शन में आपको सोचना है कि वो लाइन ये रही, इसकी तरफ वही फेस होना चाहिए। इससे जितनी दूरी पर जो अल्फाबेट है ऑप्शन में, इससे उतनी दूरी पे अल्फाबेट, यानी इस साइड से जो भी अल्फाबेट होगा इतनी दूरी पे होगा। यानी इससे पी दूर है तो ऑप्शन में यहाँ पे पी आना चाहिए। पी का ये राउंड वाला फेस इसकी तरफ है तो पी का राउंड वाला फेस इसकी तरफ है। इस तरह से मुझे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। तो पहला ऑप्शन ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्यू की जो पूंछ है उस मिरर की तरफ फेस है इसकी तरफ, तो यहां पे मैंने क्या बोला, इस पूंछ की इधर फेस होना चाहिए, तो तीनों में फेस है। अच्छा फिर देखते हैं इस आर का जो फेस है, देखो इस आर का फेस इस मिरर की तरफ राउंड और ऐसे आ रहा है, तो मैंने क्या बोला वो इसकी तरफ होगा, मतलब आर का फेस इसकी तरफ ऐसे होगा, यानी जिस इस तरह का आर होगा उल्टा। ठीक है, यानी फेस ऐसे होगा आर का इनमें दोनों में तो आर ही नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? सी हो जाएगा बच्चों। बस सिंपल सा है कि इस लाइन की तरफ जो हो रहा है बस वो फेस इस लाइन की तरफ करो, इस लाइन से जितना दूर है उस लाइन से उतना दूर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक और बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला एक मकान बनाता हूँ, जैसे समझना, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है बेटा समझना, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है इस तरह से, तो ये मिरर इस लाइन पे है ना, ये मिरर इस लाइन पे है ना, तो आपको बस ऑप्शन में, सॉरी मिरर इस लाइन पे है तो ऑप्शन में आपको देखो, जैसे ये एरो है, ये एरो इस लाइन पे है कि नहीं है अभी, तो ये मैंने क्या बोला, जो इधर है, मतलब आपको ये सोचना है मिरर वाली लाइन ये है, मिरर ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन दोनों हो गई, इन दोनों लाइन को लेना है। अब इस लाइन के पास में जो भी होगा, क्योंकि इसके दो भाग होंगे, एक उधर जाएगा इधर, इस लाइन के पास में जो भी होगा वो ऑप्शन क्या, इस लाइन के पास में, मतलब कहने का मतलब इस लाइन के पास वाला इस लाइन के पास में और इस लाइन के पास वाला इस लाइन में। जैसे ए यहाँ था तो देखना ऑप्शन में वो इस लाइन के पास पहुंच जाएगा, यानी कि जो भी इसके पास आ रहा है वो इस लाइन के पास में होगा, जो भी इस लाइन के पास होगा इस लाइन के पास होगा। जैसे यानी देखो इस लाइन के पास में एरो का मुंह ऐसे और डिट्टो जाएगा, ऐसा कैसा जाएगा जैसा इसका फेस है, तो इस लाइन की तरफ फेस है ना इधर, तो इस लाइन की तरफ भी फेस होके ऐसा कैसा एरो इधर होगा, जिस ऑप्शन में ऐसा एरो नहीं होगा उसको काट देंगे। बहुत सिंपल लेना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इनको देखना है। एक और लेते हो समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक इस तरह की इमेज होती, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आपका मिरर मान लो यहाँ लग रहा, मिरर कहीं इन दोनों में से किसी एक जगह लग रहा हो, यहाँ लग रहा है, तो बताओ इस लाइन का जितना भी डेटा है वो इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन का जितना भी डेटा है वो इस लाइन पे आएगा। तो इस लाइन का डेटा मतलब इससे इतना सा दूर एक एरो है, तो ऑप्शन में इस लाइन से इतना सा दूर, उतना ही दूर, यहाँ से जितना गैप है उतना ही दूर एक एरो और इसका निशान अंदर की तरफ है, उसका निशान भी, यानी ये ऑप्शन में मेरे को ढूंढना है, जिसमें नहीं मिलेगा उसको एलिमिनेट करता जाऊंगा, यानी एक एक पॉइंट को पकड़ूंगा उस तरह से मैं काटता जाऊंगा ऑप्शन को और मेरा आंसर बाहर आ जाएगा मिरर में। एक बार एक दो क्वेश्चन और आएंगे अच्छे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर से आपका वही आ गया सीरीज वाला, है ना। मैंने क्या बोला, कोई भी एक सीरीज में अगर कोई काम हो रहा है तो आपको सीरीज में देखना है। इस तरह से बोलता है ना 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, तो ये सीरीज होती है, एक एक को पकड़ के देखना कैसे चल रही है सीरीज। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखो ये तो इसमें है ही नहीं, यहाँ से देखते हैं, ये जीरो वाला देखते हैं, इसके एक जीरो लगा हुआ था, तो अगले वाले पार्ट में जीरो का क्या हुआ, ऊपर वाला एक जंप मार गया, अगले वाले पार्ट में गायब होकर नीचे आ गया और उल्टा फेस भी उल्टा मार दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से ये गया, फिर ऊपर जगह नहीं थी तो नीचे आया पर फेस उल्टा हो गया। सेम इसको भी देखो, अगले वाले को, इसके नीचे वाले को, इसका क्या हुआ, ये भी गया अगले वाले में ऊपर ही गया, फिर अगले वाले में ऊपर गया, तो अगले वाले में सबसे नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एरो, क्योंकि ये सबसे नीचे आएगा एरो, तो जिस ऑप्शन में नीचे एरो इस तरफ मुंह वाला नहीं है पहले तो उनको काट दो, ये कट गया। दूसरा देखो अब आपके, अब देखना ये जीरो यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ, तो अब इस स्टेप में क्या देखो, इसमें ऑलरेडी नीचे आ गया, इसमें यहाँ होगा जीरो, तो इस त्रिभुज के बाद जस्ट ऊपर जीरो होना चाहिए, तो जीरो यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए ये काट गया, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है।
अब तीसरा वाला देखो, ये ब्लैक वाला जो है ये एक ऊपर गया फिर ऊपर गया, तो अगली वाली में यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्क्वायर वाला बॉक्स, तो ये बी में भी नहीं है, ये कहाँ है, डी में। इस तरह से आपको 1 बाय 1 सीरीज चेक करनी है, कैसे चल रहे हैं, कैसे गायब हो रहे हैं, अगले स्टेप में क्या बनेगा, इस तरह से आपको देखते हुए चलते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, यानी कि ये जो आपकी आकृति दी गई है किसमें अंतर्निहित होगी। अंतर्निहित का मतलब, और रोटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, इसको तुम घुमा नहीं सकते हो, इसको यूं का यूं तुम्हें फिट करना है कि ये कहां पे फिट हो जाएगी, आपको ये ढूंढना होता है। तो बिल्कुल प्रॉपर फिट होनी चाहिए। जैसे देखो इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं फिट करने की कोशिश करता तो देखो ये पूरा एक हो सकता है, ये तो है ना, लेंथ बड़ी ये रही, इसमें देखना यहाँ तक आया, फिर नीचे ये भी है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ से एक लंबी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से एक लंबी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ कट गई है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखना वापस, ये वाला इसमें भी चेक करते हैं, इसमें है या नहीं है। यहाँ पे जो है देखो, सबसे पहले मैं ये ले लूँ या कोई भी ले लूँ, ये यहाँ तक ठीक था, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। फिर ये स्ट्रेट लाइन आपके नीचे चाहो ऊपर लो, नीचे ले लो, ये नीचे आ रही है, यस बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, ये वाला इमेज, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा, यानी वो वहाँ फिट हो जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होना। यानी अंतर्निहित का मतलब होता है, और घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको आप घुमा नहीं सकते हो, जिस पोजीशन में वैसे ही फिट होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं अंतर्निहित होना, जैसी आकृति उसमें फिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये है पेपर की अच्छा ये गलत है, इसकी ये लिखा हुआ गलत आ रहा है, ये वही पीछे वाले कॉपी पेस्ट हो गया है ना, टाइपिस्ट ने किया आगे पीछे सेम कॉपी पेस्ट किया, चेंज नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ क्या होगा बता देता हूँ, ये आपके क्या है, कागज की एक शीट है, उसको फोल्ड किया जाता है, जैसे अपन बचपन में करते हैं, कागज की शीट को फोल्ड करते हैं, फिर वापस फोल्ड करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, और जो कटिंग करने के बाद जो खोलने पर वापस आकृति बनती है, वो आपसे पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। इसको दो टाइप से किया जाता है, दो तरीके लगा के, पहला तरीका और दूसरा, दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला आपको सेम देखना है उसी प्लेस पे जिस प्लेस पे कट किया गया है, और दूसरा आपको देखनी है मिरर इमेज, जैसे अभी मैंने सिखाई थी मिरर इमेज कैसे बनती है। हर फोल्ड करने पर एक मिरर इमेज बनेगी। अब देखना इन दोनों का मैं यूज करते हुए कटिंग और फोल्डिंग को कितना ईजी बना देता हूँ, देखना। सबसे पहले आप ये देखो, इस क्वेश्चन में आए, आप देखो इस कॉर्नर में, ये इस वाले कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक एरो दिखा, फिर आपको ये प्लस दिखा, और फिर आपको ये डायमंड दिखा। इस तरह से आपको 3 इमेजेस दिखी। ये डिट्टो होनी चाहिए, मतलब जिस जगह आपको जो दिख रहा है ना कट होने के बाद, यानी जो काम इस कॉर्नर पे किया है ना, पहले ऑप्शन में इस कॉर्नर पे वो सारा काम करो। अच्छा ये एरो नहीं है, एरो तो एक फोल्डिंग का एरो है, ठीक है, एरो नहीं है। ये 1 2 3 इमेज, ये एरो तो बता रखा है कि इसको ऐसे फोल्ड किया है, इसको ऐसे फोल्ड, एरो उसका है, ठीक है, एरो इसका नहीं है। ठीक है मेरी बात, तो एरो नहीं है। ये 3 इमेज बिल्कुल इसी प्लेस पे, मतलब इस कोने में ये स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑप्शन में इस कोने में स्क्वायर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए है। दूसरा ये डायमंड उसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे इस कोने में यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे डायमंड नहीं है, काटते जाओ। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कभी भी बनाने पे मत रो। देखो यहाँ पे भी नहीं है, ये भी कर गया। डिट्टो काम पहले सेम करना है, यानी जैसा उसने यहाँ कटिंग की है, आपके मान लो इसके में 4 टुकड़े करता, इसके में 4 टुकड़े करता, इसके भी में 4 टुकड़े करता, जैसा उसमें किया है, तो 4 टुकड़ों में वो की वो पोजीशन दिखनी चाहिए थी। जैसे डायमंड इस कॉर्नर में आ रहा है ना, तो कॉर्नर में ही होना चाहिए था। यानी पहले सेम देखो, जहां पे जो कटिंग की है वो एज इट इज पोजीशन पे है या नहीं, होनी चाहिए। होने के बाद जब वापस अब बच जाएंगे ऑप्शंस, तो मुझे क्या करना होगा, फोल्ड को खोलना पड़ेगा। अब मेरे 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, ठीक है, अभी कितने बचे हुए हैं, हाँ 2 ऑप्शंस, इसको हटा देता हूं। तो 2 ऑप्शंस मेरे कौन कौन से बचे हुए हैं, देखो इधर। तो मेरा अभी ऑप्शन कौन सा कटा, एक तो बी कट गया था और एक मेरा डी कट गया था। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखो किस जगह जाके फर्क आ रहा है, बाकी चेक मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तुम ध्यान से देखो, बाकी सब सेम है। इन ट्राइंगल्स के जो फेसेस है ना, वो एक ही तरफ हो रहे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये इधर खुलेगा तो मैंने क्या बोला, उसकी मिरर इमेज, यानी इस लाइन से इतना दूर ट्राइंगल है तो इस लाइन से मिरर इमेज इधर वापस खुलते मिरर बनेगी इस लाइन की तरफ, तो इस लाइन से इतना ही दूर एक ट्राइंगल यहाँ होना चाहिए। अब ये यूं का यूं यूं खुलेगा, सोचो। तो मैंने क्या बोला, इसका ये देखो, ये नीचे वाले फेस आपके इस लाइन की तरफ है ना, तो जब ये यूं खुलेंगे तो इस लाइन की तरफ होंगे यही फेस। तो ये देखो इस तरह के ट्राइंगल बनेंगे चारों। तो इससे 4 ट्राइंगल आपको किस में दिख रहे हैं, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके फेस भी ऊपर, वो ऊपर नहीं होंगे, मिरर इमेज यानी उनके बिल्कुल सामने दिखेंगे। इस लाइन की तरफ फेस थे दोनों तीखे तीखे, इस लाइन की तरफ ही होंगे तीखे फेस सामने जाने के बाद भी, ठीक है। ऐसे खुल रहा है तो हमने ऐसे मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखो, आपके इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है। उसके बाद हम कल की क्लास में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और परसों दोनों के मिक्स क्वेश्चन जो बच गए हैं वो सारे लाऊंगा, मैथ्स को रीजनिंग दोनों के। कल जितने आएंगे वो मैथ्स के और परसों जितने आएंगे, एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, इसका तुम्हें एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। ये क्वेश्चन भी आने लायक है। ये बोल रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज लंबा है, त्रिभुज जो है वो लंबे को दर्शा रहा है। आप देखो आपके तो ऑफलाइन पेपर है ना, तो आप कभी भी ऑफलाइन के केस में क्या करोगे, जो भी है जिसका वह लिख दोगे, ये लंबा है तो यहाँ लंबा लिख देना पेपर पे वहाँ पढ़ के। वृत्त काली आंखों को, जो सर्कल है वो काली वाली आंखों को दर्शा रहा है, ब्लैक आइज को, आंखों को, ठीक है। और फिर आयत भूरे बालों को, ये आयत जो है वो भूरे बालों को, भूरे बालों को, और यहाँ लिख लेना। और वर्ग लड़कों को, तो वर्ग किसको दर्शा रहा है, लड़कों को। ये आप हमेशा लिख लो, कटरा इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्रत लड़कों को, ठीक है, लड़कों को। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ये तो उसने लिखा हमने देख लिया। अब निम्नलिखित को ध्यान रखना है, वेन डायग्राम करने के दो रूल्स, जैसे अभी उसके करने के दो रूल्स थे, तो इस वाले क्वेश्चन करने के भी दो रूल हैं। पहला रूल, नेगेटिव या विपरीत शब्दों को ढूंढो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, वैसे आपके 12th बेस का जो एग्ज़ाम होगा, अभी के लिए काम करो, आप दूसरा तो रहने ही दो, एक में ही काम हो जाएगा आपका, नहीं आता है उसमें ना, दूसरे वाला बहुत मुश्किल से आता है, इसमें रेलवे, इसमें 12th वाले में बहुत कम आता है, ठीक है। तो पहला वाला इनफ है अभी के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, सीईटी के लिए। देखो, तो नेगेटिव या विपरीत वाला, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव वाला देखना है और विपरीत। नेगेटिव विपरीत का मतलब क्या है सुनना, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो आप उसमें देखना, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, लड़के, लंबा, भूरे बाल, काली आंखें, इसके लिए नहीं शब्द वाले तो सेंटेंस क्वेश्चन में तो नहीं है, वो ढूंढना है। देखो तो यहाँ से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर काली आंखें वाले, काली आंखें तो अपना पॉजिटिव ही है, मतलब है काली आंखें वाले, लेकिन भूरे बालों भी है वाले, अच्छा भूरे बालों वाले नहीं, भूरे बाल वाले नहीं, जिसके लिए नहीं आए उसको पकड़ लो, यानी भूरे बाल वालों को पकड़ लिया। लंबे है और लड़के को दर्शाता है, सब है, मतलब चारों में से भूरे बाल वाला जो है उसके डायग्राम के एक भी डेटा को आप छुओगे भी नहीं, जिसके लिए नहीं शब्द आ जाएगा उसको आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भूरे बाल की जगह भूरे बाल नहीं है, इसकी जगह लिखते था काले बाल, तो उसका मतलब कुछ भी ऐसा है ना, भूरे बाल नहीं है या कोई भी ऐसे शब्द जिसका अपोजिट बन सके, जैसे लड़के हैं तो लड़कियां हैं, काले यहाँ लिखता लंबी लड़कियां हैं, तो लंबी जो लड़कियां हैं ये भी नेगेटिव ही है, विपरीत शब्द, तो इसको भी टच नहीं करते। फिर लड़कों को भी, लड़कियां बोला लड़के का डायग्राम, यानी जिस शब्द का विपरीत शब्द बोल दे या उसका नहीं लगा के बोल दे, उनके डायग्राम के डेटा को छूना भी नहीं है। मतलब मैं इनमें से ये जो इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है, इनको तो मैं छूंगा भी नहीं, कुछ काम के नहीं। अब मुझे देखना है कि अब ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिसमें तीनों क्वालिटी हो, लंबे की भी, लड़के की भी और काली आंख की भी। तो लड़का देखो स्क्वायर में आना चाहिए, ट्रायंगल में भी आना चाहिए और सर्कल में भी। अब वो नंबर कौन है, तो ये सी लिखा हुआ, देखो सी, देखो आप स्क्वायर के डायग्राम में भी है, ये सर्कल में भी है, इसमें नहीं आना चाहिए था, इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो सी जो है वो आपको दर्शाएगा किसको, इन तीनों को, ठीक है। ये आपको समझ में आई होगी आज की क्लास बहुत अच्छे से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो कृपया करके बहुत अच्छे से इनको देखें, एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, पर रिपीटेशन देके जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ आपके 15 से 20 क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले 25 भी आ सकते हैं। पिछली बार ग्रेजुएशन में तो अभी 20 आए थे, 20 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, नहीं कह सकते, पर इन क्लास से देखना आपके आराम से खाली इन 3 क्लास से 80 से 90% क्वेश्चन सही होने वाले हैं, खाली 3 क्लास में बोल रहा हूँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं खाली 80 की तो 100% बोलता हूँ, गारंटी कि 80% तक तो होंगे ही होंगे, पर मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं अंतर्यामी होता तो पूरा पेपर दे देता तुम्हें, पर इतना श्योरिटी है कि आपके इसके ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा 80 से, ठीक है। इसके ऊपर ही सही होने वाले सिर्फ 3 दिन की क्लास में। तो कल की क्लास में अपन फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इजी तरीके से देखेंगे, घबराना मत, कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं पढ़ी, पर ये क्वेश्चन पढ़ के जाना जो मैं कल करवा रहा हूँ, एटलीस्ट वो करके जाना। परसों की क्लास में मिक्स आएगा, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, तो मिक्स वाले क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। डेंगू बहुत फैल रहा है, डेंगू का भी अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से ओडोमॉस क्रीम या कुछ भी लगा लो, अभी उसमें कुंजे ही मत करना, लगा लेना, 70-80 रुपये की आती है। जब डेंगू हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम पास में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मच्छर का, और अपना अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।